हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 13 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो यहाँ पर करंट अफेयर के नज़रिए से हमारे लिए यूपीएससी में कोई इम्पोर्टेंट रखते होंगे। साथ ही में हम इसके साथ साथ इसका स्टैटिक का जो भाग है, यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक का पोर्शन होता है, उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगी। क्यों? ताकि आप लोग देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना जो होता है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़पेपर समझना, और वो भी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझना, वो एक थोड़ी सी बड़ी बात मैं कहूँगी कि हाँ है। उसके लिए आपको सबसे पहले यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्टिकल है वो क्या बात कर रहा है उसको समझ पाएंगे। तो उसी लिहाज से हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए है प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कल ही की न्यूज़, जब मैंने आप लोगों को कोन्या के महाराष्ट्र के ज़िले के बारे में पढ़ाई थी कि वहाँ पर कैसे इंडिया का सबसे बड़ा डीप जो होल है वो बनाया जा रहा है, ड्रिलिंग उसकी हो रही है। तो आपको जो आंसर है वो देना है। वैसे ये जो क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। क्यों आता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। आसान सवाल है। सवाल पूछता है कि अगर हमें अर्थ के इन्फॉर्मेशन चाहिए है, अगर अर्थ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो उसके डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या होंगे, यानी कि उसके प्रत्यक्ष स्रोत क्या होंगे उस इन्फॉर्मेशन के। अब इंटीरियर के बारे में हमें पता लगाना है, तो 5 यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। पहला कहता है सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक के दौरान जो वेव्स निकलती है उनको हम लोग क्या करते हैं, सेस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसको सेस्मिक एक्टिविटी बोला जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड काम करती है और वो हमें जो सन है और उसकी तरफ से जो सोलर स्टॉर्म आते हैं उनसे बचाती है। क्या वो हमें अर्थ के इंटीरियर, अर्थ का जो अंदरूनी भाग है उसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है। तीसरा है ग्रेविटी अनोमली। अब इसका क्या मतलब है कि पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक समान नहीं होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इसके पीछे क्या कारण है वो एक अलग अपने आप में ज्योग्राफी का चैप्टर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि क्या ये डायरेक्ट सोर्स है या नहीं है। फोर्थ है डीप ओशन ड्रिलिंग, यानी कि समुद्र के अंदर जो ड्रिलिंग की जाती है, होल किया जाता है डीप लेवल पे। फिफ्थ है वॉल्केनिक एक्टिविटी। जल्दी से करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, बता दीजिए। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारों ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑलरेडी पता लगा लिया होगा। अब बारी है मेरी, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ये ओनली 2। कौन कौन सी? वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड डीप ओशन ड्रिलिंग। ये दोनों ही ऐसी है जो यहाँ पर डायरेक्ट सोर्सेज हमें देती है, क्योंकि वॉल्केनिज्म के अंदर से हमें पता है ज्वालामुखी जब फटती है तो ज्वालामुखी के अंदर से अलग अलग तरीके का मटेरियल बाहर निकलता है, जिसमें एक तो जो मैग्मा आया था उसके साथ में लावा बाहर निकलता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एशेज़ होती हैं, एशेज़ यानी कि धुआं भी तो बाहर निकलता है ना बहुत सारा, उसमें हम देखेंगे वाटर के वेपर भी होते हैं, तो WHO वेपर हम देख पाएंगे। इसी में सोडियम के जो यहाँ पर कंपाउंड्स होते हैं वो निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, और जो गैसेस हैं वो यहाँ पर निकल के आती है। साथ ही में पायरोक्लास्टिक भी निकलते हैं कि टूटे फूटे जो पत्थर थे यहाँ पर जिससे ये प्रेशर करके ऊपर आए, तो वो भी बाहर निकलेंगे। इसके अलावा डस्ट, धूल भी बाहर निकलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं ऐश को, यानी कि जो राख होती है वो भी बाहर निकलती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि अर्थ के अंदर एक्चुअली में क्या क्या पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। ग्रेविटी अगेन हमें दिखाई नहीं दे रही है, सिस्मिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में बता रही हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष जो स्रोत होते हैं वो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को अगर PPT चाहिए हो, PDF चाहिए हो या नोट्स चाहिए हो, हैंड रिटन नोट्स जो है न्यूज़पेपर के भी आप लोगों के साथ में शेयर किए जाते हैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे। और अभी जो आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात की, ये भी क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स में आजकल लगभग डेली ही बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें कई दिन पहले मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हैंड रिटन नोट्स को आपके साथ में शेयर किया था। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप ये जो मेरा हैंडल है इसको भी यहाँ पर डाल करके टेलीग्राम के अंदर सर्च बार में डाल के ढूंढ सकते हैं। फिलहाल आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चेजिंग एस्ट्रॉइड्स, वाई इसरो वॉन्ट टू वेंचर इनटू प्लेनेटरी डिफेंस। देखिए, सबसे पहले चेजिंग यानी कि किसी चीज़ को चेज किया जा रहा है, किसी चीज़ का पीछा किया जा रहा है। इसरो ने क्या किया है कि प्लेनेट से रिलेटेड जो डिफेंस है हमारा, उसको करने के लिए एक वेंचर करना चाहता है, एक मिशन करना चाहता है। प्लैनेट्स यानी कि अर्थ,
या फिर मार्स भी हो सकता है। हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। एक हमारा तारा भी है जो कि कौन है, सन है। तो एक स्टार भी है हमारे यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा ये स्टार है जिसके चारों तरफ हमारे जो अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, राउंड अप करते हैं। खैर, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि एस्ट्रॉयड क्या है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने बोला है कि देखिए हम लोगों को अभी जो ये एस्ट्रॉयड है एपोफिस नाम से, एपोफिस नाम के एस्ट्रॉयड के पास में जाना होगा, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड जो है ये एक्चुअली के अंदर अर्थ से 2029 में आकर टकरा सकता है। अब टकराएगा तो बहुत बड़ा विनाश ऑब्वियसली होगा। तो खैर, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है, ये क्या एस्ट्रॉयड होते हैं, ये धरती पे ही क्यों आके टकरा सकता है, इन सारी चीज़ों को ज़रा आसान तरीके से समझने के लिए पहले समझते हैं सोलर सिस्टम को। देखिए, सोलर सिस्टम को बताऊं तो एक हमारा सन है, उसके सबसे नज़दीक होता है मर्करी, उसके बाद है वीनस, देन वी हैव अर्थ एंड मार्स। इन 4 ग्रहों के जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं, इनके बाद में और जुपिटर से पहले बाद में भी हमारे 4 ग्रह हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यहाँ पर यूरेनियस और नेपच्यून को हम देख पाएंगे। इनके बीच में आती है एस्ट्रॉयड्स की बेल्ट। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर आप मान सकते हैं। वैसे ही इनके अलग अलग साइज़ होता है, कोई बहुत छोटा भी होता है, कोई बहुत बड़ा भी होता है साइज़ में। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो बाद वाले 4 ग्रह ये होते हैं जोविन प्लैनेट्स या फिर गैसियस प्लैनेट्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, गैस के बने हुए गोले हैं। इसी वजह से हम देखते हैं इनके आसपास में रिंग्स भी होती हैं, राइट। तो ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एपिफेस की ही हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन ऐसी ही नहीं है, हर ग्रह सन के चारों तरफ ही घूमता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ये उनकी लाइन है। ऐसे ही एस्ट्रॉयड्स भी चारों तरफ घूमते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई एस्ट्रॉयड जो यहाँ से इधर आ जाता है, थोड़ा बहुत उसकी ट्रेजेक्ट्री यानी कि उसका रास्ता जो है वो बदल जाता है। तो जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूम रही है तो हो सकता है कि वो एस्ट्रॉयड क्या कर जाए, अर्थ से टकरा जाए। ऐसा पास्ट में हुआ है। ऐसा पास्ट में कब हुआ था, हम देखते हैं जब एक समय पे यहाँ पर डायनासोर जो थे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 66 मिलियन ईयर अगो एक जो एस्ट्रॉयड था वो आकर टकरा गया था। तो वही उसका साइज़ भी अगर मैं बताऊं तो कोई बहुत बड़ा उसका साइज़ था नहीं, मतलब कि अगर मैं डायमीटर के हिसाब से बताऊं तो काफ़ी छोटा वो था, उससे ये ज़्यादा बड़ा है जो अब धरती पे टकराएगा। तो ये धरती से अगर टकरा सकता है 2029 में, तो जहाँ डायनासोर पूरे के पूरे धरती से ख़त्म हो गए, हो सकता है कि अब इंसानों के साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। इसी वजह से नासा ने ऑलरेडी जो अपना मिशन है वो इसको रोकने के लिए अनाउंस कर दिया है। इसरो का कहना है कि हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, एटलीस्ट हम उसके पास में जाएंगे, मिशन के पास में, और हो सकेगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री को, उसके रास्ते को बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या ऐसा पहले किया गया है? ऐसा एक बार किया गया था, लेकिन वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया गया था। कैसे किया गया था हम देखते हैं। 2022 के अंदर नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो एजेंसी हमें दिखाई देती है, ये इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसको बोला गया था साइंस फिक्शन स्टेपल। यानी कि इस टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या किया कि एक एस्ट्रॉयड था डाइमोफोरसिस नाम से। अब ये जो एस्ट्रॉयड था वो धरती से वैसे काफ़ी दूर है, इसका धरती से टकराना था नहीं, ऐसा नहीं था, टकराने भी नहीं वाला था, हमें तो एक्सपेरिमेंट करना था ना। ये हमसे 11 मिलियन किलोमीटर लगभग दूर है हमारी अर्थ से। इसके पास हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो स्पेसक्राफ्ट था उसको भेजा, और वो जब इस एस्ट्रॉयड से जाकर टकराया तो इसने अपना जो रास्ता था वो बदल लिया। ये हमसे और थोड़ा दूर हो गया और अब दूर से राउंड करने लगा। ठीक है, यही सोचा जा रहा है कि कल को अगर ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो ये ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से जलना शुरू कर देगा, लेकिन फिर भी अगर इसका कोई भाग धरती से यहाँ पर टकरा जाए तो बहुत बड़ा विनाश ये लेकर आ सकता है। और इसी वजह से हमें इसको पहले ही रोक देना। इसरो और नासा दोनों ने ही अपने जो मिशन है वो बता दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये 2029 में ना टकराए तो हो सकता है कि 2036 में टकरा जाए, हो सकता है कि उसके बाद 2068 में टकरा जाए।
तो इसी वजह से हमें पहले ही क्या करना है, इसको कोशिश करनी है कि हमारे यहाँ पर ना टकराए। 32,000 किलोमीटर से लगभग 2029 के अंदर ये हमारी अर्थ के आसपास से गुजरेगा। देखते हैं क्या हम इसको बचा पाएंगे या फिर आगे क्या होगा, वो फ्यूचर की बात है। फिलहाल के लिए आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है। जीएस पेपर 3 में 7 तरीके की आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भाग होते हैं, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी होती है, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजीज़ भी आप देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम्स में भी सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है और मेंस में भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और ये आर्टिकल एक्चुअली में आप लोगों के लिए है। मुझे पता है यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रात के समय पे ज़्यादा लंबे समय तक जगते हैं। जी, आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि अभी अभी एक स्टडी हुई है। अब ये स्टडी जो की गई है, ये की गई है यहाँ पर पब्लिश की गई है BMJ के अंदर, जिसके अंदर एग्जामिन किया गया है कि कैसे जो लोग सोते हैं स्लीप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि कोई चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट रह गया है, कोई हमें बहुत जल्दी एक सक्सेस को प्राप्त करना है, उस चक्कर में हम अपनी नींद के साथ में, उसकी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच लेते हैं, जो कि बहुत गलत डिसीजन है। ये स्टडी जो की गई थी, ये की गई थी यूके के बायो बैंक के द्वारा। इन्होंने बताया कि कैसे जो स्टडी है, इसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेंट करवाया गया था, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो सुबह जल्दी उठते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो रात को लेट में सोते थे, राइट। तो इनको हम देखेंगे अर्ली राइजर, और ये कौन होते हैं, नाइट के राइजर है, रात को जागते हैं। इन्होंने पता लगाया कि मोस्टली इनका कॉग्निशन का टेस्ट हुआ। अब कॉग्निशन क्या होती है, संज्ञानात्मक बुद्धि, यानी कि आपके बुद्धि, यानी आप सोचने की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेज है। उसमें ये कहते हैं कि 7 से 9 घंटे सोने वाले दोनों ही ग्रुप के जो लोग थे वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों से जो 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे थे या 7 घंटों से कम सो रहे थे। तो यही एक इनके जो डॉक्टर हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं यहाँ पर यूके के अंदर, उनका कहना है, डॉक्टर राहा के द्वारा, जो ऑथर भी है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के अंदर, उन्होंने रिसर्च ये की थी कि यहाँ पर हेल्दी रहने के लिए, हमारे माइंड के लिए हमें पूरी की पूरी नींद लेनी चाहिए, ना उससे कम लेनी चाहिए, सफिशेंट स्लीप होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोग चाहें तो 7 से 8 घंटे के लिए सो सकते हैं, उससे ज़्यादा ना सोएं। दूसरी बात, अब आता है यहाँ पर सेंचुरी ओल्ड सवाल, सुबह जल्दी उठना ज़्यादा अच्छा है या रात को लेट तक जागने से ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस मिलती है। इस स्टडी की माने तो इसमें पता चला है कि जो नाइट में ज़्यादा देर तक सोते हैं वो लोग इवनिंग के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो तो होना ही होगा, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो क्या होता है कि ये लोग क्योंकि उठे ही लेट हैं, 12-1 बजे फिर उठते हैं, तो और जो सुबह उठने वाले लोग होते हैं वो लोग इस समय तक आते आते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिलहाल स्टडी के माने तो यही बोला गया है कि ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सुबह उठकर जल्दी कोई काम करें या फिर रात को लेट तक जाकर कोई काम करें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि सेंचुरीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल स्टडी यही कहती है कि ड्यूरेशन पे और क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। आप कितने बेहतर तरीके से सोए हैं और आप कितने घंटों के लिए सोए हैं, उसी से आपके कॉग्निशन का जो स्कोर है वो यहाँ पर डिपेंडेंस बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाई लोकेशन शेयरिंग कांट बी ए बेल कंडीशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। जीएस पेपर 2 में भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कि संविधान से रिलेटेड, और संविधान के अंदर हमारी अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनके हमें पढ़ना होता है। इनमें से मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा, आप बताइए कि संविधान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो है कौन सा। मेरी अगर मानेंगे तो मैं बोलूँगी वो आर्टिकल है आर्टिकल 21। क्यों? आर्टिकल 21 में ऐसा क्या है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो कहता है कि किसी भी इंसान को राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। आप किसी से उसका जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। इसी में और भी बहुत सारी, मतलब ये उसका नाम है, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से लेकर एक केस हुआ था तो उसमें भी बोला कि लोगों को जो डिट्रियोटिंग हालत हो रही है अभी क्लाइमेट की, उससे बचने का भी अधिकार है, जो आर्टिकल 21 में आता है। फिलहाल हम मेन यहाँ पर आते हैं कि मेल कंडीशन क्या है। मेन कंडीशन जो है वो है बेल से रिलेटेड। बेल कब मिलती है, जब किसी को यहाँ पर जेल के अंदर डाला जाता है,
उसके बाद में उनको बेल जो है वो दी जाती है, राइट। हो सकता है कि उनका अभी तक केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, तो इसी वजह से उनको बेल दे दी जाती है। वैसे भी हमें पता है हमारे जेल के अंदर कितना ज़्यादा बर्डन है हमारी जेलों पे, और हमारी जो जेलें होती हैं वो एक्चुअली में सुधार गृहों के तरीके से काम नहीं कर पाती है। खैर, ये मेंस के लिए एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है। फिलहाल यही समझना है कि यहाँ पर केस क्या हुआ है। यहाँ पर अगर केस की मैं आपको बताऊँ तो 2 यहाँ पर फॉरेन के लोग थे। अब वो कौन थे? नाइजीरियन पीपल थे। एक का नाम था विटिस नवानफोरो और दूसरी थी एरिक जर्डन। ये दोनों जो थे ये महिपलापुल दिल्ली के अंदर एक एरिया है उसके अंदर अरेस्ट किए गए। किसके द्वारा अरेस्ट किए गए? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। तो एनसीबी ने इनको अरेस्ट किया था। और नारकोटिक्स शब्द आते ही आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बात होने वाली है कुछ ना कुछ ड्रग्स रिलेटेड मामलों की। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, ड्रग्स की ही बात हो रही है। इन दोनों को गिरफ्तार जब किया गया था तो इनके ऊपर एलिगेशन यही लगे थे कि ये एक्चुअली में इंडिया के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी वो हुई थी 2014 के अंदर। अब ये लोग क्या कर चुके हैं कि लगभग 8 साल इन लोगों ने जेल के अंदर बिता दिए हैं और अब ये चाहते हैं बेल। हालांकि ये जो केस इन पे लगा था इनकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट होनी थी वो 10 साल की थी। फिलहाल दिल्ली के जो हाई कोर्ट है इन्होंने इनको बेल तो दे दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आपके ऊपर कुछ शर्तें लगेंगी। फॉर एग्जांपल क्या क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें मेनली इन्होंने बताई कि बेल देने से पहले एक तो आपको गूगल मैप के ऊपर अपनी जो लोकेशन है वो हमेशा पिन करनी पड़ेगी, दिखाई रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरी कंट्री के हो सकता है आप यहाँ से छोड़कर भाग जाओ, तो बेल आपको अभी तक पूरी सज़ा मिली नहीं है, केस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे छोड़ के ना जाओ। दूसरा इन्होंने बोला बेल के समय पे कि आप एम्बेसी जो है उससे जाकर लिखवाएंगे कि आप लोग कंट्री को नहीं छोड़ सकते वो अपने बेल के समय के अंदर। अब ये 2 कंडीशन थी। इनमें से सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहली बात तो गूगल मैप वाली कंडीशन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि गूगल मैप ने खुद ही बोला है कि वो रियल टाइम लोकेशन नहीं दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो लोकेशन पुरानी दिखा रहा हो और रियल टाइम ना बता रहा हो, जिस वजह से जो ये पूरा का पूरा पॉइंट था कि इनको नज़र में रखना है, ऑफिसर की इनकी लोकेशन पे ध्यान रखना है, वो पूरा का पूरा वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एम्बेसी से और किसी भी कंट्री को ना छोड़ के जाने का वैलिड पॉइंट है, लेकिन क्योंकि आप किसी को भी इतना जो बिल्कुल ही नज़र रख रहे हो उनकी लोकेशन के ऊपर, वो एक्चुअली में आर्टिकल 21 को यहाँ पर तोड़ देता है। क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर राइट टू लाइफ है, जिसमें जीने का अधिकार, फ्रीली घूमने का अधिकार, ये सब दिए गए हैं। तो अगर आप उसको ही तोड़ रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या है? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो बेल कंडीशन लगाई गई है लोकेशन शेयरिंग की, वो एक्चुअली में एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ से मेनली ये जो है, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स में सवाल ना भी आए, लेकिन मेनली इसमें से जो सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है मेंस में। अब मेंस में भी पूछेंगे कि आर्टिकल 21 का जो यहाँ पर अर्थ होता है वो होता है जीने का अधिकार, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पे आते हुए इसमें और क्या क्या राइट्स को डाला गया है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको बड़ी डिटेल में जाके एक एक आर्टिकल, एक एक नहीं तो एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21, 14, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे बहुत सारे हमारे पास 30-50 आर्टिकल ही होंगे मुश्किल से, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनका आप लोगों को जो है वो पक्के से पता होना चाहिए और गहराई में जाके पता होना चाहिए। इसी वजह से मुझे आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। मुझे लगा कि आप लोगों को समझा देना चाहिए, कम समय लगेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है जीएस पेपर 2 के अंदर। क्यों हो जाती है जीएस पेपर 2 में? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल रिलेशंस की। देखिए, लगातार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी विदेश दौरे के ऊपर जाए हुए हैं। पहले वो गए थे रशिया के अंदर, सडनली हम देखते हैं कि वहाँ से वो 2 दिन का अपना दौरा ख़त्म करते हैं, जो कि नाटो के साथ में क्या हो गया था, कंसाइड हो गया था। यानी एक तरफ अमेरिका यहाँ पर नाटो की मीटिंग ले रहा था, दूसरी ही तरफ रशिया के अंदर हमारा जो एनुअल समिट था वो हो रहा था। आज मैं आप
लोगों को रशिया और इंडिया के रिश्ते नहीं समझाऊंगी। मैंने 2-3-4 बार इनके रिलेशंस को समझा दिया है। मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से हैंड रिटन नोट्स बनाकर टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के बारे में। अब ये ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये कहाँ पर है, चलिए पहले मैपिंग के लिए इसको समझ लेते हैं। आई नो प्रीलिम्स के लिए भी मुझे आप लोगों का ध्यान रखना है। मेरा टारगेट है आप लोगों को मिनिमम 20 मार्क्स प्रीलिम्स 2025 में दिलाने का, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से। बाकी आप अपना स्टैटिक करिएगा और 60-70 नंबर ले आइएगा तो आपका प्रीलिम्स ईजिली क्लियर जो है हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं ऑस्ट्रिया है कहाँ। देखिए एक लैंड लॉक ये कंट्री है। अब आप ये अगर ग्लोब देखेंगे यहाँ पर तो हम देख पाएंगे नीचे कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, राइट। यहाँ पर लीबिया जैसी कंट्री है, तुनिशिया है। इधर देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा भूभाग आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक्चुअली के अंदर में है यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप जो यहाँ पर एज ए कॉन्टिनेंट है उसके अंदर की कंट्रीज़ को हमें देखना है और उसके बीचों बीच हम देख पाएंगे ऑस्ट्रिया को। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है रशिया, रशिया के इधर है यूक्रेन, फिर बेलारूस, फिर यहाँ पर लुतानिया को हम देखेंगे और यहाँ से होते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया से डायरेक्ट आए हैं ऑस्ट्रिया के। इसकी जो कैपिटल है वो है वियना। तो वियना के अंदर ही वहाँ के जो चांसलर हैं कार्ल नेहमर, उनसे जाकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की है। काफ़ी सारे इसके आउटकम भी आए हैं, क्या मीटिंग में बातें की है वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इस लैंडलॉक कंट्री के साथ में देखिए तो ये बॉर्डर शेयर करती है स्विट्जरलैंड से, लग्जमबर्ग से, जो कि यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है। तो बिल्कुल इससे आप याद रख सकते हो कि लग्जमबर्ग से ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा कभी फ्रांस जो था वो इसी का हिस्सा होता था। आज ये छोटी है, फ्रांस से तो बहुत छोटी है, लेकिन कभी इसका पार्ट होता था और बहुत दूर की बात नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1 की ही बात है। तो इस ऐसे भी याद रख सकते हो आप। हालांकि अब ये फ्रांस से क्या है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। फिर ये करती है चेक रिपब्लिक से, सोल्विका से, हंगरी से, स्लोवेनिया से। ये सब ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ में यहाँ पर बॉर्डर जो है शेयर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ द यूरोप है वर्ल्ड में भी, जिसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, वो है जर्मनी। तो उससे भी इसका काफ़ी ज़्यादा भाग जो है बॉर्डर का वो शेयर होता है। अब इधर इटली से भी होता है और हम देख पाते हैं कि कोई भी जो बीच वगैरह मरीन जो बाउंड्री है वो ये नहीं बना रही है। फिलहाल हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है वो समझते हैं। यहाँ पर बातें क्या हुई वो हम बाद में देखेंगे। अगर इतिहास की बात करें, देखिए हमारे वैसे तो प्राइम मिनिस्टर अभी ऑस्ट्रिया में गए हुए हैं, पर पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कब गए थे, हमारी हिस्ट्री क्या है इस कंट्री के साथ में, हमारे लिए कंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर जाना पड़ा। चलिए समझते हैं। अब ये सवाल जो होते हैं वो आईआर के अंदर भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइट। आपसे पूछा जाता है कि इसके बारे में बताइए, हमारे लिए इंडिया स्पेसिफिक वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मेंस के नज़रिए से समझेंगे, थोड़ा टाइम देंगे 2-3 मिनट का, लेकिन अच्छे से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पक्का से क्लियर कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे ऑस्ट्रिया के साथ में कब शुरू हुए। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं इस ब्लैंक पेज के ऊपर, ताकि आप लोग भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल रिलेशंस का। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी पुराने हमारे रिश्ते हैं। हाँ, उतने बेहतर नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि इतना हम लोगों ने ज़्यादा एडवांसमेंट हमारे रिलेशंस में किया नहीं, तो आज तक हमें ज़्यादा पता भी नहीं है। वैसे हमने 1949 के अंदर ही हमारे जो रिश्ते हैं ऑस्ट्रिया के साथ में उनको बना लिया था। इस साल में 75th ईयर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस भी हमारा जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है दोनों ही कंट्री का। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक ये रह रहा है, तो नवंबर के अंदर हम देश को देखने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया जो है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इंडिया ने ऑस्ट्रिया की जो नेगोशिएशन हो रही थी सोवियत यूनियन के लिए, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर में ऑस्ट्रिया भी एक ऐसी कंट्री थी जो आती थी, उसके अंदर यूएन के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया ने 1955 के अंदर क्या किया था, ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। यहीं से दोनों कंट्रीज़ की जो एक मित्रता की बात करूँ तो वो स्थापित हो गई थी, अच्छी खासी हो गई थी। इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमने रिलेशंस को देख लिया है। इकोनॉमिकली क्या है, आप तो हमेशा बताते रहते हो कि इकोनॉमिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 2047 तक एज ए डेवलप कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौड़ में भाग रहे हैं, तो इकोनॉमी के हिसाब से हम देखेंगे ना। तो इकोनॉमी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूरोपियन यूनियन के अंदर, ईयू के अंदर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है वो एक्चुअली में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, काफ़ी अमीर ये देश है, काफ़ी अच्छे से ये क्या करता है, अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी के ऊपर काम करता है। हालांकि बेशक लैंड लोग
बेशक इनका जो यहाँ पर इसी वजह से मैं बार बार फोकस भी करवा रही हूँ आपका कि इसका कोई ट्रेड के साथ में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मरीन से आराम से अपना ट्रेड करते रहेंगे, नहीं, लैंडलॉक कंट्री है। स्टिल इसने अपना जो यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, अपनी जो खुद की इकोनॉमिक इसकी कैपेबिलिटीज़ है उसको काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। अब यूरोप के साथ में देखिए तो देखिए अगर इस कंट्री के साथ में जिसके भी रिश्ते होंगे वो फ़ायदे में इसलिए होगा क्योंकि सेंट्रल है। अभी अभी मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में समझाया ना कि कैसे इसकी मैपिंग के हिसाब से सेंट्रल पोजीशन है। अब ये चाहे तो यूक्रेन के साथ में यानी कि ईस्ट में भी रिलेशन अच्छे बना सकती है, चाहे तो साउथ में भी बना लेगी, चाहे तो नॉर्थ जर्मनी जैसे और वेस्ट फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल जैसी कंट्रीज तक भी। तो क्योंकि जो भी कंट्री इसके साथ में रिलेशन रखेगा, यहाँ तक जो कंट्री पहुँच गई वो एक्चुअली में इसके जरिए चारों ही दिशाओं में जा सकती है यूरोप के। और अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग इंटरनेशनल यूरोप के अंदर जाने का एक रूट बना रहे हैं जो कि होकर जाने वाला है मुंबई से लेकर ईरान का जो यहाँ पर 4 बार पोर्ट है वहाँ से, और फिर इजराइल को क्रॉस करता हुआ मेडिटेरियन रीजन के अंदर। अगर इटली के साथ हमारे वैसे रिलेशन ठीक है, अगर हम इसके साथ भी रिलेशन अच्छे बनाते हैं तो हमें लिए यहाँ पर जाने के लिए पूरा जो यूरोप होगा वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ट्रेड के मामले में। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ पा रहे होंगे। चलिए वैसे देखते हैं हमारा और कितना ट्रेड का यहाँ पर रिलेशनशिप है, हम कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। अब इसके लिए आपको समझना होगा JEC को। अब ये क्या था, ये था इंडिया ऑस्ट्रिया जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। ये बिठाया गया था 1983 के अंदर 1983 में, और इसने एक बायलैटरल इंटरेक्शन दे दिया था दोनों ही गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ है वो आपस में बात कर सकती हैं इकोनॉमीज़ को लेकर कि हमें क्या क्या इंक्लूजन करना है, क्या क्या चीज़ें अपनी एक दूसरे के साथ में बेहतरीन बनानी है। उसके बाद में अगर मैं रिसेंट का कुछ और डाटा बताऊं तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास 2022 का ही डाटा है। उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये माना गया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों ही कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ में जो व्यापार करती हैं वो है $2.84 बिलियन का, 284 करोड़ का हमारे यहाँ पर जो ट्रेड है वो एक दूसरे के साथ में हुआ, और वो भी $, के अंदर में, जो कि लगभग पिछले साल से 2021 से अगर मैं आपको बताऊं तो कितने परसेंट राइज हुआ है, 14.97% का इसमें राइज हमें देखने को मिलता है। काफ़ी ये बड़ा है, लगभग 15% तक आप मान सकते हैं। अच्छा, अब इतना हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा क्या क्या ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, चलिए वो भी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है समझेंगे, ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए याद रख पाएंगे, आंसर्स में रख पाएंगे, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए इस कंट्री के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं। उसके बाद में हमारे पास टेक्सटाइल वगैरह है, तो एपेरियल यहाँ पर बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है हम कपड़े वगैरह भेजते हैं। फुटवेयर हमारे पास अच्छे हैं तो हम फुटवेयर को भी यहाँ पर इसके साथ में भेज देते हैं। रबड़ हमारे यहाँ पर क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, ट्रॉपिकल रीजन है तो उगाया जाता है, तो वो हमारे पास है, वो हम भेजते हैं। फिर कुछ व्हीकल्स के और जो रेलवेज़ के पार्ट होते हैं वो भी वहाँ पर हम भेजते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, जो उस कंट्री के पास नहीं, उनको मंगवाना पड़ता है तो हम उनको दे देते हैं। अब इंडिया को क्या चाहिए होगा वहाँ से, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इंडिया जो इंपोर्ट करवाता है उसमें मेनली होती है मशीनरी। क्यों होगी मशीनरी, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया क्या चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कब होगा, जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी डेवलपमेंट करने के लिए। हम यहाँ से मशीनरी मंगवाते हैं, मैकेनिकल एप्लियंसेस मंगवाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी उसको बनाने में इतने IT वगैरह, इंजीनियर वगैरह, इतना वो एक एडवांस कंट्री है ना, डेवलप कंट्री है, वहाँ पर जो स्टडी का लेवल होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो सब कुछ जो है वो इतना बेहतरीन होगा, इंजीनियरिंग सब कुछ चीज़ें अच्छी बनेंगी। ऊपर से ये जो ऑस्ट्रिया का डेंस का पार्ट था, ये जब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज़ कंपनी इंडिया में आई थी 1600 के आसपास, तो तभी से इन लोगों ने अपने जो शिप वगैरह है वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं मशीनरी के अंदर, मैकेनिकल एप्लियंसेस के अंदर वो हमसे ज़्यादा बेहतर आज भी है। इसके अलावा हम लोग आयरन एंड स्टील को भी वहीं से मंगवा रहे थे, जो हमने ट्रेड किया है यहाँ पर $2.84 बिलियन का। तो इसमें ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंक्लूड हो रही थी। चलिए और कुछ भी देख लेते हैं। अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, स्पेस भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है। यही 4-5 पैमाने होते हैं जिससे किसी भी देश की दोस्ती का या उसके जो रिलेशन है वो हम समझ पाते हैं। तो ऑस्ट्रिया के अंदर में पहली जो 2 सैटेलाइट ऑस्ट्रिया की तरफ से हम देखेंगे, जिसमें 2 सैटेलाइट में से एक का नाम था तुगसेट
यानी कि तुग सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। तुगसेट 1 जिसको ब्राइट भी बोला जाता था, और दूसरी सैटेलाइट यहाँ पर थी यूनिब्राइट। ये जो सैटेलाइट थी ये लॉन्च की गई थी 2013 के अंदर इसरो के यहाँ पर, हमारा जो इंडिया का सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर, वहाँ से। तो स्पेस में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं है, क्योंकि स्पेस के अंदर इसरो ही बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इसरो जो है हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, वो 4-5 देशों की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंपेयर की जाती है, जो कि टॉप होती है। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और बताऊँ तो कल्चरल एस्पेक्ट से देखना ज़रूरी है। हालांकि हमारे तो कल्चर बिल्कुल ही अलग होंगे, क्योंकि यूरोपियन कल्चर अलग होता है, इंडियन कल्चर बिल्कुल अलग होता है। इवन वेस्टर्न कल्चर की यहाँ पर बात करें तो पसंद भी नहीं आता है। लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली में 16th सेंचुरी के साथ में हम ट्रेस कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर 16th सेंचुरी से रिलेशनशिप जो थे थोड़े थोड़े हम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इस पे यहाँ से एक जो ट्रैवलर थे वो इंडिया में आए थे 1505 के अंदर, और वो जो ट्रैवलर थे उनका नाम था बाल्तासार स्प्रिंगर। वो इंडिया के अंदर आते हैं और उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी के अंदर पहली बार जाकर यहाँ से कुछ अपनी जो संस्कृत थी वो उसको लेकर गए, ग्रामर वगैरह को लेकर गए, और उन्हीं के प्रयासों के बाद में, हालांकि उनकी बाद में मौत भी होगी, मृत्यु भी होगी, बाद में हम देखते हैं कि 1880 के दशक के समय में संस्कृत जो है वो वियना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जानी शुरू कर दी गई। तो काफ़ी बड़ा हम देख सकते हैं एक रिलेशन जो है वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा रिश्ता था, और एक ऐसा पॉइंट पहुँच गया था जहाँ पे इंडोलॉजी का भी यहाँ पर जो वियना यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाया गया। इंडोलॉजी क्या होगा? इंडिया के बारे में और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में एक अलग कोर्स बना दिया गया था। तो ये सब है। इसके अलावा आयुर्वेदा और योगा को तो कैसे ही भूला जाता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी पहुँच है आयुर्वेदा और वेद योगा जो है इन सभी चीज़ों के अंदर में। तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिश्ते के। अब फिलहाल बात आते हैं कि ठीक बात है, हमने देखा कि मैपिंग वगैरह भी इसकी किस किस के साथ में बाउंड्रीज लगती है। लगभग 8 कंट्री ऐसी हैं जिनसे ये जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड एंड लिechtenstein। तो ये ऐसी 8 कंट्रीज हैं जिनके साथ में मैपिंग लगाता है। लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों गए हैं? देखिए ऐसा हुआ है ना कि 41 सालों के बाद इंडिया से कोई प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पर विजिट की है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी बहुत अच्छी बननी थी। इनके जो हम देखते हैं 1955 में हमने ऑस्ट्रिया का साथ भी दिया, तो यहाँ के जो चांसलर थे उनसे हमारी बहुत अच्छी बनती थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी गई, और उसके बाद में अब सीधा 41 सालों के बाद में नरेंद्र मोदी जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर वियतनाम के अंदर गए हैं। अब इसका एम क्या था, क्यों गए हैं? देखिए इसका एम था ताकि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको अच्छे से बढ़ाया जा सके, उनमें कोऑपरेशन ज़्यादा हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ग्लोबल सिक्योरिटी, इन सारे के सारे एस्पेक्ट के अंदर हम क्या करें, ज़्यादा काम कर पाएँ। फिलहाल के लिए यही चीज़ें हैं। इस मीटिंग का क्या क्या आउटकम आया, तो एक तो इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी जो है दोनों ही नेशन ने रिफॉर्म की है कि हाँ इंडो और पैसिफिक का जो एरिया है जहाँ पर चाइना अपना अग्रेशन दिखाता रहता है, उससे हमें क्या करना है, उसमें स्टेबिलिटी लेकर आनी है, उसमें स्थिरता हमें लेकर आनी है, चीज़ों में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। इवन जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी था, यूएनक्लोज की हम बात करें तो यूएनक्लोज मैंने आप लोगों को परसों पढ़ाया, कल उस पर से सवाल पूछा। हाई सी ट्रीटी हमने देखी, तो यहाँ पर ऐसे कानून भी है जो ऑलरेडी जो वियना है उसने क्या किया, उसको रेटिफाई किया हुआ है। तो इस वजह से हम भी अब उसको रेटिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसी कंट्री में आ जाती हैं जो कॉमन चीज़ें, कॉमन जो हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी होगा। इसमें बहुत सारी, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के अंदर क्या हो रहा है, यूरोप में हम डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, फिर इंटरनेशनल लॉज, जैसे कि यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें बेशक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सीधा सीधा बोला कि देखिए जो ये घटना हुई है अभी अभी, जैसे प्राइम मिनिस्टर गए हैं और वहाँ के एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया जिसमें 31 बच्चों की जान चली गई, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी रशिया की तरफ से। इसके अलावा हमने एक पैटर्न देखा है, 2022 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब रशिया में गए थे तभी भी रशिया की तरफ से एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई थी यूक्रेन के अंदर, और तब वो वहीं पे थे। फिर जब इंडिया की तरफ से अब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, स्टिल अब फिर से एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। तो ये पैटर्न सा भी बन गया है कि जब वो वहाँ पर होते हैं तो ऐसे काम किए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे भी यहाँ पर काम करना है। हाई लेवल बायलैटरल बिजनेस फोरम वगैरह काम हो रहे हैं। क्लाइमेट कमिटमेंट जो है
क्लाइमेट्स को लेकर जो हमारी कमिटमेंट्स है और यूरोप की कमिटमेंट्स है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है UNFCCC, दोनों ही कंट्रीज़ ने उसके बारे में काम किया। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम करेंगे, बात करेंगे, उसके ऊपर बात की। और इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उस पर भी पूरा ध्यान दिया। फिलहाल हम देखते हैं अगेन एक जो हमारा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, GS पेपर 1 में ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं, GS पेपर 3 में एनवायरनमेंट में भी आप समझ सकते हैं कि क्या इसका फ़र्क पड़ रहा है, और GS पेपर 3 के अंदर ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर जो हो रहा है वो होता कैसे है। क्या बात करें, हीट डोम। डोम हीट यानी कि गर्मी का है, डोम आपको पता है कि ये जो शेप होती है इसको बोला जाता है डोम, ठीक है, इस शेप को। अब ये आप इस फिगर से आराम से समझ पाएंगे, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के कुछ भाग के ऊपर ये हीट डोम बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही हवा गर्म होती है वैसे ही वो क्या करती है, ऊपर की तरफ भागती है, उड़ जाती है, ठीक है। अब ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल और सबसे इजी एग्जाम्पल आप अपने घर में ही देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अपने घर की गैस को स्टार्ट कीजिए, उसके ऊपर पानी को उबलने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर कुछ रखिएगा, ठीक है। नहीं भी रखेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर की तरफ अब जाना शुरू कर देता है। यही एग्जाम्पल होता है, यहीं से हम देखते हैं कि हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पता है कि ऊपर नीचे साइड चारों तरफ से प्रेशर लगता है, इसी वजह से आप लोग जो हैं अभी तक इतने सेफ है, एक चेयर, ये कुर्सियाँ इसी वजह से एक जगह पे हैं। अगर आप प्रेशर को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक तरफ से भी प्रेशर हट जा रहा है तो यहाँ पर कचुम्बर निकल सकता है। एक सीधे साधे खड़े हुए 6 फीट का इंसान भी जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो फट सकता है। इतना प्रेशर हमारे ऊपर फिलहाल लग रहा होता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। वही प्रेशर जब कई बार क्या होता है इस हॉट एयर के ऊपर लगता है, बहुत सारी गैसेज हैं इकट्ठी हो चुकी हैं, प्रेशर ज़्यादा बन चुका है, अब वो क्या कर रही है कि इस हवा को ऊपर जाने नहीं दे रही है। हवा को ऊपर नहीं जाने दे रही है तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये रेसिस्ट कर रही है, ऊपर जाना चाहती है, ऊपर से इसको ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ट्रैप हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगी, जाल में फंस गई है, ट्रैप इसको बोला जाएगा। ये क्या होती है कि ये वापस से सरफेस की तरफ रहती है, और क्योंकि ये गर्म हवाएं थी तो यहाँ पर जो गर्मी थी ग्राउंड के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी को बोला जाता है हीट डोम। अब ये हीट डोम हमने देखा कुछ हफ्तों से लगातार जो अमेरिका का एरिया है वहाँ पर बन रहा है। 48 डिग्री से ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर बहुत सारी स्टेट्स में हो गया, खास करके कैलिफोर्निया वगैरह जैसी जो स्टेट्स हैं, इवन 51 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने को मिला है अमेरिका की कुछ स्टेट्स के अंदर। रीज़न अगेन यही है, हीट डोम का बनना। अब जीएस पेपर 3 में कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? जीएस पेपर 3 में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि रिसर्चर्स का और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो हीट डोम एक्चुअली के अंदर में बन रहे हैं इनके पीछे क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या क्लाइमेट चेंज इसको इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जर्नल जो नेचर है 2023 में उसमें एक स्टडी छापी गई थी जो बता रही थी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ हमारे बढ़ते हैं जो कि अगेन आईआर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी ये क्या बोल रहा है, पहली बार जो नाटो है उन्होंने मीटिंग की थी 9 से 11 जुलाई तक हमने देखा, और वहाँ से नाटो की तरफ से अब उस मीटिंग के बाद में स्टेटमेंट आई है जिसका कहना है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें चाइना का भी पार्टिसिपेशन है। चाइना ही एक्चुअली में इस युद्ध को लंबा खिंचवा रहा है और चाइना जो है वो रशिया को बहुत सारे वेपन्स दे रहा है, उससे ट्रेड कर रहा है। तो चाइना की इसमें पूरी भागीदारी बता दी गई है। और अब ऐसी बातें आएंगी तो ऑब्वियसली चाइना भी बिना प्रतिक्रिया दिए तो रुक नहीं सकता है। तो चाइना की तरफ से बोलना है कि नहीं, ये सब जो है झूठ है, बेवजह की बातें की जा रही है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल नाटो के बारे में समझ लेते हैं। यही देखिए, बीजिंग ने रिजेक्ट कर दिया एक्यूजेशंस को, कहा कि नाटो जो है वो एक्चुअली में एशिया के अंदर कियोस नहीं फैला सकता। नाटो क्या है? नाटो हमें पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। मिलिट्री की हम देखते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल इसके अंदर 32 मेंबर हो चुके हैं। जो इसका लेटेस्ट मेंबर है वो सबसे लेटेस्ट बना है स्वीडन, जिसने 2024 के मार्च में ही अभी क्या किया, इसको ज्वाइन किया है।
यूक्रेन जो था वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, ताकि नाटो का क्या मतलब है कि नाटो की अगर आपने एक कंट्री फॉर एग्जांपल स्वीडन पे अगर रशिया हमला करना चाहेगा तो अब ये जो बची हुई 31 कंट्री है वो क्या करेंगी, रशिया के ऊपर हमला कर सकती है, क्योंकि यही इस ट्रीटी के अंदर लिखी गई बातें हैं कि हम लोग कलेक्टिव डिफेंस करेंगे। तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कलेक्टिव डिफेंस का एक पूरा का पूरा अभियान है। अब यूक्रेन ये चाहता था तो रशिया को ये पसंद नहीं आया, इसी वजह से रशिया ने इसके ऊपर हमला किया, कहा कि नाटो वैसे ही बहुत नज़दीक है और तुम उसको बिल्कुल मेरे बॉर्डर पे लाके बिठा रहे हो, यहाँ पर मॉस्को है, तो ताकि वो आराम से कभी भी मेरे ऊपर लड़ाई करना चाहे, एयर स्ट्राइक करना चाहे तो यहाँ से आराम से एयर स्ट्राइक कर पाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये यूक्रेन की और जो रशिया की लड़ाई का चर्चा बना हुआ है। अभी यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रही है नाटो, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जो है वो इसका एज अ मेंबर नहीं बन पाया था। फिलहाल अगर नाटो के बारे में अगर कुछ और बात करें तो ये जब बनी थी, ये बनी थी 1949 के अंदर। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे यूएसए के अलावा वो थे पुर्तगाल, फ्रांस, स्लोवेनिया, इटली, इसके अलावा यूके, इसके अलावा हम देखते हैं नॉर्वे को। तो ये जो कंट्रीज़ थी ये इसकी फाउंडिंग मेंबर थी। उसके बाद समय के साथ साथ जो अलग कंट्रीज़ हैं, स्पेन वगैरह, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ये सब, हंगरी वगैरह आकर जुड़ती रही और लेटेस्ट हमने देखा स्वीडन जो है अभी जुड़ चुका है। स्वीडन की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि स्वीडन अभी लेटेस्ट जुड़ा और उसको डर लग रहा है यूरोप के अंदर जैसे जैसे ये जो घटनाएं हो रही हैं, युद्ध हो रहा है लगातार, तो स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा आर्मी है नहीं। ये कंट्री जो है काफ़ी इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं रखती है। इनको अपने डिफेंस के लिए इनकी एक्टिव पर्सनल सिर्फ 14,600 ही लोग यहाँ पर हैं। 120 इनके पास टैंक वगैरह हैं, तो आर्मी कमी है, तो इसी वजह से इनको लगा कि मैं अकेला शायद हो सकता है अपनी सिक्योरिटी ना कर पाऊँ, इसी वजह से नाटो को ज्वाइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए समझते हैं। वैसे क्योंकि मैंने ये न्यूज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से कल समझा दी थी, तो अभी हम इसको ऊपर से देखेंगे सोशल जस्टिस के नज़रिए से कि सोशल जस्टिस में क्या ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर है तो इसका एनेक्डोट या इसका एग्जाम्पल क्या हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो वही हमें समझना है। ये जो आर्टिकल लिखा गया, ये लिखा गया है जाकिया सोमान के द्वारा। अब ये खुद में क्या है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडिंग मेंबर है। इनका बात हो रही है कि अभी हमने बोला था ना कि यहाँ पर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है और उसका जो सेक्शन 125 है उसके तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी महिला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर रिलीजन अगर किसी इंसान से, किसी आदमी से डाइवोर्स लेती है और अगर वो री मैरिज नहीं कर रही है, दोबारा शादी नहीं कर रही है और उसके बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं, अगर बच्चे हैं तो उसको और उसके बच्चों को खर्च देना पड़ेगा उसका जो डाइवोर्स हस्बैंड है उसके द्वारा। अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसको फिर भी एनोमली जो है वो देनी पड़ेगी वाइफ को। तो ये स्टेटमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी 2 दिन पहले का ये केस था। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों देना पड़ा हमें पता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, ये तेलंगाना हाई कोर्ट था जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि एक केस किया गया था, एक जो आदमी है उनकी तरफ से वो कहते हैं कि वो अपनी वाइफ को पैसे नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पर्सनल जो लॉ है यहाँ पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो कह रहा था कि यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, 2 साल तक आप दे दीजिए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं, इबादत के टाइम तक भी आप दे सकते हैं बस। लेकिन हाई कोर्ट जो था तेलंगाना का, उन्होंने बोला नहीं, आपको देना पड़ेगा, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 24 पर्सनल लॉ ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल इम्पोर्टेंस की, औरत के अधिकारों की, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसको ऐसा तो नहीं है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया क्या है, एक धर्म निरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर होने के नाते हमें जेंडर न्यूट्रलिटी लेकर आनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है। जेंडर न्यूट्रलिटी की यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और अब खुद ब खुद जो मुस्लिम यहाँ पर पॉपुलेशन है, कुछ लोग जो हैं वो भी इस पे कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, क्योंकि इससे जेंडर जस्टिस आ रहा है, लोगों को न्याय मिल रहा है। खास करके ये पर्सनल लॉ की वजह से बहुत सारे जो पर्सनल लॉ थे, जैसे कि हिंदू मैरिज पर्सनल लॉ था, हिंदू पर्सनल कोड थे, उसके तहत समय समय पे उनमें रिफॉर्म कर दिया गया, पार्लियामेंट के तहत उनके अंदर सुधार लाए गए।
लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं लाए गए थे और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि जो औरतें अपने अधिकारों से वंचित थे, जबकि बहुत पहले लगभग 1400 साल पहले ही यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे दिए गए थे। इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर बहुत प्राउड भी फील होता है, लेकिन आज के समय पे भी उसमें लूप होल्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं और फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अन्यायपूर्ण रहती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सोशल जस्टिस के हिसाब से, जेंडर जस्टिस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फैसला था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर अमीड म्यांमार क्राइसिस। देखिए म्यांमार के अंदर क्राइसिस हो रहा है, क्या क्राइसिस हो रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। म्यांमार के अंदर हम देखते हैं 2022 के अंदर में यहाँ पर जो उनकी मिलिट्री है, जनता जिसको बोला जाता है, उन्होंने क्या कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था। अब जो ये जनता थी इसके खिलाफ में बहुत सारे आर्म्ड रिबेलियस ग्रुप उठ चुके हैं कई समय से, खास करके 2023 के लास्ट से हम देख रहे हैं। अब जो ये आर्म रिबेलियस ग्रुप है ये लगातार उनकी बात नहीं मान रहे हैं, लगातार लोग जो हैं वो कोई भी अगर सोल्जर्स वगैरह को देखते हैं तो उनके प्रति प्रतिक्रिया दिखा रही हैं। ये सारी घटनाएं जो है वो म्यांमार में हो रही हैं। अब ऐसे क्राइसिस के समय में यहाँ पर जो इंडिया है उन्होंने बिम्स्टेक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है ये, एक्चुअली में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, इसकी पूरी की पूरी जो ये आप एक्रोनियम देख रहे हैं इसका मीनिंग ये होता है, निमोनिक्स आप इसको मान के चलिए। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आपने देखी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें मेंबर कितने हैं तो हम देखेंगे, इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं जो मेंबर हैं, जिसमें है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। अब इसको इजी रखने के लिए एक ट्रिक है, याद रखने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ है, क्योंकि हमारी नेबर ये कंट्रीज़ है तो इनको तो याद रखना बनता ही है। ट्रिक ये है, आप याद कर सकते हो इसको MBBS नीट के नाम से। अब यहाँ पर नीट बनेगा, नीट नहीं बनेगा, क्योंकि MBBS बनने के लिए, करने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ट्रिक यही है कि MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम देना, तो आप इस नीट को नीट से याद रखिए। M से बनेगा यहाँ पर म्यांमार, B से हम देखेंगे भूटान को, फिर B से देखेंगे बांग्लादेश को और S से देखेंगे श्रीलंका को। N से बनता है नेपाल, I से बनता है इंडिया और T से बनता है थाईलैंड, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, बंगाल के खाड़ी के देशों का ही ये जो पूरा ग्रुप है वो बनाया गया है। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर यहाँ पर जो यहाँ की अदर कंट्रीज़ है, 6 कंट्री अलग जो रह गई, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं न्यू दिल्ली के अंदर में। और अमीड ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि म्यांमार की तरफ से भी यहाँ पर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए हुए थे। हालांकि बेशक मिलिट्री जो है वो ज़्यादा फिलहाल यहाँ पर काम कर रही है, इथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई दे रही है जो इसके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बातचीत जो है की गई है कि कैसे हम इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका जो मेन यहाँ पर पर्सपेक्टिव है वो क्या क्या है। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, सभी कंट्रीज़ के जो बॉर्डर है वो नेपाल को अगर हम छोड़ दें और भूटान को छोड़ दें तो मोस्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो समुद्र है उसके साथ में टच करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी हमें रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन भी करना है, कनेक्टिविटी और टूरिज़्म को बढ़ा देना है, डिजास्टर मैनेजमेंट रखना है, साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पर, इसी वजह से कल्चरल कनेक्टिविटी रखनी है, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए सभी कंट्रीज़ में, रोहिंग्यास को जो क्राइसिस है म्यांमार के अंदर उस पर काम करना है, और कनेक्टिविटी का जो इशू है उसको भी पूरे तरीके से एलिमिनेट कर देना है, अच्छे से यहाँ पर काम करना है। पहला जो ये बनी थी, तो बनने की बात कर देते हैं कि ये जब बनी थी तो हम देखते हैं ये बनती है 1997 के अंदर। 1997 में थाईलैंड के अंदर होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसके हिसाब से फिर इसको बनाया गया। मल्टी सेक्टरल है, अलग अलग सेक्टर्स, मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे सेक्टर्स है जिसमें काम करना होता है। बीमसेट का जो मैकेनिज़्म है वो अगर बताऊं तो इसकी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है वो इसके हेड ऑफ स्टेट्स ही होते हैं, उसमें वही लोग आते हैं। मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसकी होती है जो कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर हुई, तो इसका जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग कौन होगी, इन 7 देशों के जो हेड होंगे वो इसकी बॉडी में बनाएंगे। फिर इनकी मीटिंग होती है मिनिस्टर लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होते हैं वो आके मीटिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं इसका खुद का एक वर्किंग ग्रुप भी है और एक बिजनेस फोरम में इकोनॉमिक फोरम भी इसका बनाया गया है।
सबसे पहले ये एक्चुअली में 4 मेंबर कंट्रीज़ थी जिससे बनी थी, उन्हीं के नाम पे इसका जो नाम है वो पड़ा था। जैसे कि बीस्ट ईसी इसको बोला जाता था। ईसी का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और बी से यहाँ पर पहले भूटान था, आई से इंडिया इसके अंदर था, एस से हम देखेंगे श्रीलंका को, और टी से देखेंगे थाईलैंड को। ये ऐसे बना था। फिर हम देखते हैं कि समय के साथ साथ अदर जो कंट्रीज़ थी वो भी इसके साथ जुड़ती चली गई, और उसके बाद इसका जो नाम था वो चेंज करके रख दिया गया बिम्सटेक। अब इसका नाम का मीनिंग भी बदल दिया गया। 2007 में हम देखते हैं इसके नाम का मीनिंग भी बदल दिया गया। अब ये हो गया है बे ऑफ बंगाल वाला जो मैंने आप लोगों को इनिशिएटिव बताया। अब सार्स भी कुछ ऐसी ही बॉडी है जो कि साउथ एशियन के जो रीजन्स हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, सार्क जो है वो एक्चुअली में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है वो उसमें आती है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, एज अ मेंबर नहीं है। बिम्सटेक की बात करें तो इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया दोनों ही इसमें आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट सार्क की हुई थी 1985 के अंदर, जो कि ढाका के अंदर बांग्लादेश में एक चार्टर बना था सार्क के नाम से, उसमें शुरुआत हुई। इसकी बिम्सटेक की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1997 में, और होती है बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में। इश्यूज़ इसमें क्या क्या किए जाते हैं? इसमें एक तो मिसट्रस्ट ज़्यादा है, सस्पेंशन रहता है, रीजनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो ये सारी इसके अंदर मैं बताऊँ तो कमियाँ हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिनको ख़त्म नहीं किया गया। बिम्सटेक के अंदर यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन और इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ किया गया, कम से कम 6% तो पिछले 10 सालों में इंक्रीज़ जो है वो हुआ ही है, तो ये इसकी सफलताओं को भी दिखाता है। और इसके अलावा कुछ और बताया जाए तो जीडीपी जो है इन सारी की सारी कंट्रीज़ की कंबाइंड जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया की तो वैसे ही लगभग काफ़ी 3.5 ट्रिलियन की जीडीपी है, इसको छोड़े तो लगभग 2.7 ट्रिलियन की जीडीपी जो है वो एक्चुअली में अदर 6 कंट्रीज़ भी मिलकर बनाती हैं। 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसके अंदर आती है। मोस्टली जो सबसे फोकस्ड एरिया है वो होता है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड फिशरीज़, क्योंकि मरीन ही यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो होती हैं, तो फिशरीज़ के ऊपर भी काफ़ी काम किया जाता है। पहला जो इसका समिट हुआ था वो हुआ था थाईलैंड के अंदर ही, तभी बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना था, और फिलहाल इंडिया जो है वो इसकी करंट चेयरिंग कर रहा है। खैर, यहीं पे आज का हमारे न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे लोग जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा बेहतर और अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, कल फिर से मिलते हैं सुबह सुबह 5 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।